वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स। आपने सुना होगा कि डेथ इज इटसेल्फ अ पैराडॉक्स। क्या मतलब है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि असली ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है। यानी कि कुछ लोग नर्क में जाते हैं यानी कि दोज़ख में जाते हैं, कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं यानी कि जन्नत में जाते हैं। तो इन दोनों बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म भी हो रही है और ज़िंदगी शुरू भी हो रही है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो बातें बोली जाएं, वो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हों, लेकिन जब दोनों बातों को एक साथ बोला जाए तो ऐसा लगे कि उनमें से एक बात झूठी है, एक बात सच नहीं है, तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में पैराडॉक्स का क्या मतलब है। अब ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन्स का एक नंबर है जिससे हमको ये मालूम चलता है कि किसी एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दिए, या दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, या कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। फॉर एग्जांपल HCl, HCl में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको एक नंबर देंगे, इसको भी एक नंबर देंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बाई अजम्पशन हम इसको माइनस और इसको प्लस देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 है। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इट मीन्स इसने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। माइनस इसलिए आया क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होगा तो वो होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कार्बन सब ऑक्साइड, दैट इज C3O2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4/3, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1.33। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर C3O2 में 1.33 आया। तो क्या 1.33 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पॉसिबल है? या अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो क्या 1.33 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? या अगर गेन करने की बात हो तो क्या ये 1.33 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या हमने कैलकुलेशन को गलत किया है? गलत नहीं किया, ये भी सही है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन्स का एक नंबर होता है जो होल नंबर में होना चाहिए? ये भी सही है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है, ये भी अपनी जगह पे सही है, और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन दोनों को जब एक साथ हम लोग देखते हैं तब इन दोनों में हमें कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। लेकिन ये तो हो गई पैराडॉक्स का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये 1.33 आ क्यों रहा है? पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला है 1.33, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज क्यों बोल रहा हूँ? एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम का जब एवरेज निकाला गया तो 1.33 आया। ठीक है, तो अगर हमें इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर बनाए हम लोग एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ये। ठीक है, और अगर हम लोग अलग अलग निकालेंगे स्ट्रक्चर बना के तो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये जो अभी हमने C3O2 को सॉल्व किया था, ये हमने किया था कन्वेंशनल मेथड से। अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग मेथड से इसको करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग मेथड। केमिकल बॉन्डिंग मेथड क्या है? इसमें हम जस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं या कॉम्पोजिशन लिखते हैं और
एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल C3O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आप यहां पे देखो कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, सिर्फ मैं इस बॉन्ड को लेता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसको भी 2 नंबर मिलेगा, इसको भी 2 नंबर मिलेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो बाई अजम्पशन हम इसको माइनस का और इसको प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। अब ये इस वाले बॉन्ड में भी आप देखो सेम ऐसे ही है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। अब इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पे दोनों एटम सेम है, तो भाई अजम्पशन यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे भी जीरो आएगा और यहाँ पे भी जीरो आएगा। जब यहाँ पे जीरो हम ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। इन दोनों में भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी दोनों में कंट्रीब्यूशन 0 0 होगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो अगर हम इसको नंबर दे दें 1 2 3, सो कार्बन 1 का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस का 2, कार्बन 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 एंड कार्बन 3 का ऑक्सीडेशन नंबर है अगेन प्लस का 2। इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं, इन तीनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 4/3, दैट इज 1.33। तो ये समझ में आ गया आपके कि अगर कोई फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो वो किसी एक एटम का नहीं हो सकता, वो एवरेज ही होगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी का आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो वो किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। समझ में आ गया? तो क्यों फ्रैक्शन में आ रहा है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा अब, क्योंकि एवरेज जब निकालते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। अगली प्रॉब्लम देखिए Br3O8, इसका नाम लिख देते हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इससे पहले जो हमने कंपाउंड लिया था C3O2, उसका नाम बताना भूल गया था, उसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, बाय कन्वेंशनल मेथड, जो अभी तक हम मेथड लगाते आ रहे हैं। तो Br3O8 3x + 8 × -2 = 0, 3x - 16 = 0, x = 16/3, 16/3 दैट इज फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर आया, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों आ रहा है फ्रैक्शन में? क्योंकि ये एवरेज है 3 ब्रोमीन एटम का। अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तीनों ब्रोमीन एटम का अलग अलग, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा। चलिए करते हैं उसको। बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड, केमिकल बॉन्डिंग मेथड। दो ऑक्सीजन यहां पे आएंगे, 3 ऑक्सीजन यहां पे आएंगे एंड 3 ऑक्सीजन यहां पे आएंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। ओके, चलिए अब इसको देख लेते हैं। हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, सपोज इस बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हम इसको -2 नंबर देंगे और ब्रोमीन को नंबर देंगे +2। ओके, अब इस वाले बॉन्ड को आप देखिए, इस वाले बॉन्ड को, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे -2 आएगा और ब्रोमीन को अगेन +2 मिलेगा। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन को -2, ब्रोमीन को +2। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट यहाँ पे दोनों एटम सेम है, इसलिए किसी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो ब्रोमीन, जो लास्ट वाला ब्रोमीन है हमारा, ब्रोमीन 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोमीन 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2+2+2 दैट इज 6। ओके, अब Br2 का देखते हैं। इस वाले बॉन्ड को आप देखो, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो -2 इस ऑक्सीजन को मिलेगा, +2 इस ब्रोमीन को मिलेगा। इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहाँ पे +2 इस ब्रोमीन को मिलेगा, -2 ऑक्सीजन को मिलेगा। ठीक है, तो ब्रोमीन जो हमारा सेकेंड वाला था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4। ब्रोमीन 1 का देख लेते हैं। ब्रोमीन 1 का क्या होगा, जो ब्रोमीन 3 का होगा वही ब्रोमीन 1 का होगा, दैट इज 6। अब इसका अगर आप एवरेज निकालोगे Br1, Br2, Br3 का, तो क्या आएगा 16/3। तो क्या समझ में आया अभी तक? ये समझ में आ गया कि अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है सारे एटम्स का, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड ही लगाना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर ही बनाकर देखना पड़ेगा। अगर आप कंबाइन करके कन्वेंशनल मेथड से निकालते हो और एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो वो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो एवरेज होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप एवरेज निकालो और वो फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल एक बताऊंगा। हाँ, अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वो एवरेज होगा। ठीक है, और हर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं आपको। एक एग्जाम्पल देखते हैं, C2H4, इसमें कार्बन का निकालना है। 2x माइनस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2 आया। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम होंगे तो क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आया। ठीक है, तो क्या समझा जाए कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फ्रैक्शनल नहीं होता, लेकिन फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज होता है। ठीक है, फ्रैक्शन कभी किसी एक एटम का नहीं आ सकता, ये बताना चाह रहा था इस एग्जाम्पल के जरिए में आपको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, S4O6 2-। इसका नाम पहले लिख लेते हैं, टेट्रा थायोनेट आयन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। बाय कन्वेंशनल मेथड S4O6 2 नेगेटिव, 4x माइनस का 12 माइनस का 2 4x प्लस का 10, x इज इक्वल्स टू 10/4, x इज इक्वल्स टू 5/2। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया S4O6 में सल्फर का। इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। क्यों फ्रैक्शन में आया? क्योंकि यहाँ पे 4 एटम थे, यानी कि एवरेज है ये, इसलिए फ्रैक्शन में आ गया। अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है चारों सल्फर एटम का अलग अलग, देन वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन। ओके, तो चलिए अभी हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड। केमिकल बॉन्डिंग मेथड, इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। 4 सल्फर को इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 6 एटम हैं ऑक्सीजन के। 4 तो इस तरह से लगा लिए, 2 ऑक्सीजन के एटम विद माइनस साइन यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चारों सल्फर एटम को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं। आप सबसे पहले इस बॉन्ड को देखो, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है।
सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको -2 देंगे, सल्फर को +2 देंगे। इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सल्फर को यहाँ से भी +2 मिलेगा। इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सल्फर को यहाँ पे +1 मिलेगा। इस वाले बॉन्ड को देखिए, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है लेकिन दोनों एटम सेम है, सल्फर यहाँ पे भी सल्फर यहाँ पे भी, तो कोई किसी को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो सल्फर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +5। इसी तरह से हम S2 का निकालें। S2 में आप देखिए, अगर हम लेफ्ट में देखते हैं तो सेम एटम है, राइट में देखते हैं तो भी सेम एटम है, तो यहाँ पे सल्फर 2 का 0 होगा। सल्फर 3 देखते हैं, सल्फर 3 का भी ऐसे ही होगा 0। सल्फर 4 का देखते हैं, सल्फर 4 का वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो सल्फर 1 का होगा, यानी कि +5। अब इन चारों का जब आप एवरेज निकाल के देखोगे 5 + 5/4 तो क्या आएगा? 5/2, दैट इज 2.5। समझ में आ गया? तो चारों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर जब हमने निकाला तो ये होल नंबर में आ रहा है। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग Fe3O4। इसका नाम लिख लेते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकेंड थर्ड। सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से इसको कर लेते हैं, बाय कन्वेंशनल मेथड। Fe3O4 3x -8 = 0, x = 8/3। दिस इज अ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे टोटल 3 आयरन के एटम्स हैं, तीनों का अलग अलग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा। बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड। ओके, केमिकल बॉन्डिंग मेथड, ठीक है। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग मेथड में क्या होगा? देखिए Fe3O4 देखिए 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। कौन कौन से 2 ऑक्साइड होते हैं इसमें? एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें FeO का तो क्या आएगा? +2। या आप अलग करके देख सकते हैं। Fe2O3 में आयरन का निकालोगे तो कितना आएगा? +3 आएगा, ठीक है। हम इसको आयरन 1 मान लेते हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले में देखिए Fe2O3 में 2 आयरन है, एक को 2 कह लेते हैं, एक को 3 कह लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन 1 का कितना आया? Fe1 का +2, Fe2 का कितना होगा? +3, Fe3 का कितना होगा? ये भी +3 होगा। जब आप इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 8/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं Pb3O4। इसका नाम है रेड लेड, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड से हम लोग करते हैं तो क्या आएगा? 3x -8 = 0, x = 8/3, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेथड से आ गया। अब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग से अगेन मैं इसका कॉम्बिनेशन लिखता हूं क्योंकि ये भी 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ऑक्साइड थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे PbO और PbO2 ये 2 ऑक्साइड रहती हैं। इसमें देख लीजिए टोटल जो एटम्स हैं, अभी मैं लिखता हूँ, देखिए इसमें टोटल एटम 2 हैं और इसमें टोटल एटम एक ही है, एक ही एटम है, ठीक है। इसको हम 1 मानेंगे और 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, ठीक है। PbO में आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना आएगा? +2, और PbO2 में कितना आएगा? +4, ठीक है। तो यहाँ पे Pb1 यानी कि पहले वाला ऑक्साइड देखिए PbO, उसमें एक +2 है, दूसरा भी +2 है, और जो थर्ड है जिसको PB3, इसको 3 माना है हमने, तो इसका कितना है? +4। इन तीनों का
जब आप एवरेज निकाल के देखोगे तो 8/3 ही आएगा। तो यहाँ तक हमारे क्या समझ में आ गया कि अगर हमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। अगला हम लोग लेते हैं Mn3O4। इसका नाम भी लिख देता हूं, मैग्नीज सेकेंड फोर्थ ऑक्साइड। ओके, कन्वेंशनल मेथड से इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा X/3, सेम वही। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से इसको सॉल्व करें तो ये भी 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसका कॉम्बिनेशन ऑक्साइड्स का और Pb3O4 का कॉम्बिनेशन सेम रहता है, दैट इज 2MnO MnO2। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे MnO का तो प्लस का 2 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 4 मिलेगा। तो जो फर्स्ट Mn है उसका प्लस का 2 होगा, सेकेंड Mn है उसका भी प्लस का 2 होगा, और जो थर्ड वाला है यानी कि ये वाला, इसमें मिलेगा प्लस का 4। इन तीनों का जब आप एवरेज निकालोगे देन यू विल गेट अ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 8/3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। CrO5 ये क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, तो इसमें हम निकालते हैं क्रोमियम का। तो x मान लेते हैं, ये माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में नहीं आया, तो यहाँ पे कैसे पैराडॉक्स हो सकता है? तो पैराडॉक्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर +6 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो सही नहीं है। तो क्या हमने कैलकुलेशन को सही नहीं किया? कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्या 6 नहीं होता? 6 भी होता है। दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 10 क्यों आ रहा है? अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्डिंग मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग मेथड। इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं स्ट्रक्चर्स। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देख रहे हैं ना, बटरफ्लाई की तरह है, तो इसलिए इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड देखिए जिसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्रोमियम को प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्लस का 1 मिलेगा। इस वाले बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की, तो प्लस का 3 और मिल जाएगा। तो टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? टोटल हो गया प्लस का 6। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? प्लस का 6। इसको हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, Cr स्ट्रक्चर में दोबारा बना रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो -2 होता है, लेकिन अगर परऑक्साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा। ठीक है ना, ये बताया था ना मैंने आपको कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है परऑक्साइड में। अब परऑक्साइड की पहचान क्या है? देखिए, कभी भी ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं
तो उस बॉन्ड को, उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के कितने लिंकेज हैं वो देखो, एक तो ये परऑक्साइड लिंकेज है और एक ये परऑक्साइड लिंकेज है। ठीक है, और परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो इस ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -1, इसका -1, इसका -1, ठीक है, और इसका -2। तो टोटल देख लीजिए ऑक्सीजन कितना हो गया। मैंने लिख लिया क्रोमियम और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 है, तो ये टोटल -4 हो गया। एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका -2 है, तो ये -2 हो गया, इज इक्वल्स टू कोई चार्ज नहीं है 0, तो क्रोमियम का आ जाएगा +6। तो दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस तरह से भी शेयरिंग देख के कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बॉन्ड्स के बीच में, या फिर आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास H2SO5। नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैरोस एसिड। इसका नाम है कैरोस एसिड। कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं यहाँ पे, तो 2 × 1 + x, सल्फर का निकालना है अपन को, -10 इज इक्वल्स टू 0, x -8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +8। अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ गया, जबकि हम जानते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। टोटल ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं कर सकता, तो +8 ये सही नहीं हो सकता। तो इसमें एक पैराडॉक्स हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? अगेन हमें केमिकल बॉन्डिंग मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया H2SO5 का। अब हमें सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले इस बॉन्ड को ले लें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे सल्फर को +2 मिलेगा। नीचे वाला बॉन्ड देखिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी सल्फर को +2 मिलेगा। राइट वाले बॉन्ड को देखिए, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसको +1 मिलेगा। लेफ्ट वाले बॉन्ड को देखिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसमें भी +1 मिलेगा। तो टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 1 +2 +2 +1, दैट इज +6। आ गया समझ में? तो कभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। एवरी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट फ्रैक्शनल। हर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता। इसका मैंने एग्जांपल आपको C2H4 वाला बता दिया था। ठीक है, बट एवरी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और एक यहाँ पे एडिशनल एक और बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि पैराडॉक्स हमेशा फ्रैक्शनल वाले केस में हो। अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तभी उसमें पैराडॉक्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ना ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर भी यहाँ पे पैराडॉक्स है। सॉरी, ये दोनों तो सेम है। इससे पहले वाला जो मैंने CrO5 वाला आपको बताया था, वहाँ पे भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, फिर भी वो पैराडॉक्स था, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैच नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तभी वहाँ पे पैराडॉक्स होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए हैं पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के। आई होप कि ये समझ में आपके आया होगा। तो आप एक काम करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे अपनी कॉपी पे और एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है वहाँ उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं।